Hello everyone, welcome back to NEET Learning Channel, and today we will discuss about biotechnology principle and process. This is the 11th chapter of NCERT जो मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था। तो क्या था, एग्रोबैक्टीरियम डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे आप वो किसी डाइकोट प्लांट में जीन को डाल सकते हैं, ठीक है, और फिर वो डिसीज फ्री हो सकता है। तो वैसे ही हम अब इसमें कुछ इमेज में देख लेते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम डिफरेंसेस के मतलब उसके लिए थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं कि जैसे देखिए ये इमेज में दिख रहा हुआ है, तो जैसे जीन है कोई, ठीक है, तो उसे हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, डाइकोट प्लांट में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस फॉर डिसीज, रेजिस्टेंस फ्री डिसीज। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि उसमें कोई भी डिसीज नहीं रहेगी। जैसे ही आप किसी डाइकोट प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसेंस को डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, डिसीज फ्री हो जाएगा वो प्लांट। उसके बाद उसमें आगे चल के कोई भी डिसीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। पर देखिए हम इससे जैसे हमने एग्रोबैक्टीरियम के फॉर प्लांट के लिए यूज किया, तो वैसे ही हम रेट्रोवायरस को किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए, ठीक है। रेट्रोवायरस को किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए, ओके। फिर देखते हैं, तो हम रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। Have also been designed and are now used to deliver desirable gene into the animal cell। तो जो भी ये desirable gene है जो कि रेट्रोवायरस है, तो वो हम किस में ट्रांसफर करते हैं, एनिमल सेल्स में। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into suitable vector into the bacterial plants or animals host with it multiplies, ठीक है। तो जब हम इसी जो रेट्रोवायरस है, इसे जब किसी भी एनिमल सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, एनिमल होस्ट हो गया, उसमें जब ट्रांसफर करते हैं तो वो इजिली उस होस्ट के डीएनए से जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है, लाइगेट हो जाता है और अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कंप्यूटेंट होस्ट के बारे में कि कंप्यूटेंट होस्ट क्या होता है। तो कंप्यूटेंट होस्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंप्यूटेंट होस्ट क्या होता है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। द प्रोपगेशन ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल्स मस्ट अकर इनसाइड द लिविंग सिस्टम और अ होस्ट। तो वह कैसा होना, मतलब जो आप होस्ट का यूज कर रहे हैं तो वह कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, मतलब कि आगे वो अपनी न्यू जनरेशन में प्रोपगेट कर सके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Many kinds of host cell including E. coli, yeast, animal and plant cell are available for genetic engineering and host, ठीक है। तो जो भी आप होस्ट सेल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, होस्ट सेल का यूज कर रहे हैं, तो होस्ट सेल में क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, इकोलाई को, ठीक है, ईस्ट को, एनिमल्स को एंड प्लांट सेल्स को, जो कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं एज अ किसके रूप में, होस्ट के रूप में, ठीक है। फिर देखिए, since the DNA hydrophilic molecules it cannot pass through cells membrane। तो ये जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। तो ये जो होता है मतलब कि सेल्स के मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब ये उससे निकल नहीं पाएगा इजिली, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया to take up the plasmid, the bacterial cells must first be made competent to take DNA। इसमें क्या होगा, जैसे कि बैक्टीरिया से आप क्या निकालते थे, प्लाज्मिड, ठीक है, क्या निकालते थे, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालते थे। तो जब किसी भी सेल से आप डीएनए को निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, होस्ट बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, होस्ट बन जाएगा। फिर देखिए, तो उसी उसी के प्लाज्मिड में हम डीएनए को ऐड करते थे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऐड करते थे, ठीक है। फिर देखिए, दिस डन बाय treating them with a specific concentration of divalent cations such as a calcium which increase the efficiency with which DNA enters the bacterium through this। तो जो जैसे हम किसी भी जो आपने मतलब डिजायरेबल जीन बनाया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे किसी भी होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो जब आपने जैसे आपने कैल्शियम ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, कैल्शियम। तो उस कैल्शियम को जो उसका स्प्रे कर देंगे किसी जो होस्ट है उसके सेल मेम्ब्रेन में, जब उसका कैल्शियम का स्प्रे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसके कारण आप इजिली उस डिजायरेबल जीन को एंटर करा सकते हैं उस होस्ट में, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने इमेज में देख बना रखी है। तो इमेज आप देख रहे हैं कि जैसे ये डिजायरेबल जीन है जो कि आपने बनाया है, ठीक है। फिर एरो लग गए, तो सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम आर स्प्रेड एंड क्रिएट पोर्स। जब आप कैल्शियम के पाउडर का स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, जैसा इसमें देख रहे हैं। तो फिर जब पोर्स क्रिएट हो जाते हैं तो वहां से आप उस होस्ट के अंदर आप इजिली जो है डिजायरेबल जीन को एंटर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखिए,
Next point, recombinant DNA can be forced in such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice and followed by placing them briefly at 42 degree centigrade, heat shock them, putting back on the ice. ठीक है, तो ये पहले अगर आप इसके कई मतलब जैसे जो आपने डिजायरेबल जीन बनाया है तो उसको होस्ट में ट्रांसफर करने के बहुत सारे मेथड है। जैसे हमने पहला पॉइंट बता दिया कौन सा, कैल्शियम वाला। ठीक है, तो आप कैल्शियम स्प्रेड कर सकते हैं जिसके कारण पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, तो आप इजिली डिजायरेबल जीन को एंटर करा सकते हैं होस्ट में। ठीक है, अब हम दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको देखते हैं कि कैसे आप नेक्स्ट और भी तरीके से आप डिजायरेबल जीन को होस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने किसी भी जो डिजायरेबल जीन आपने बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसे किस में डालेंगे आप, आइस में रखेंगे। ठीक है, पहले आपने किस में रखा, आइस में। ठीक है, आइस में रखने के बाद आफ्टर सम टाइम दे आर हीट इन 42 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट शॉक देते हैं कि कब 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे हीट करते हैं। ठीक है, पहले हमने किस पे रखा, आइस पे, उसके बाद किस पे रखते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे हीट देते हैं। ठीक है, हीट शॉक देते हैं, फिर उसके बाद अगेन उसको आइस में रखते हैं। ठीक है, तो वो जो डिजायरेबल जीन है वो होस्ट में इजिली एंटर कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा, इजिली एंटर कर जाएगा और उसके डीएनए से इजिली अटैच हो जाएगा जाके। ठीक है, फिर देखिए मैंने एक एरो टाइप में बना रखा है जिसमें कि सबसे पहले क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, जो कि ज्वाइन किया गया है, ज्वाइंट जीन है। ठीक है, जो कि इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं। तो जब हमने इसको किस में रखा, कीप ऑन आइस, तो पहले हमने किस में रखा, आइस में, देन हीट इन 42 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर, तो फिर हीट कर देंगे तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर क्या होगा, फिर एरो बना के क्या हुआ है, अगेन टेम्परेचर, अगेन कीप ऑन आइस, फिर उसके किस में रखते हैं, फिर से अगेन उसको आइस में रखते हैं, देन क्या होगा, एंटर इन होस्ट विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम स्प्रे। तो जब वो डिजायरेबल जीन है वो इजिली मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप मतलब जब इतना कर लेंगे तो क्या होगा, फिर से आप कैल्शियम स्प्रे डालेंगे तो इजिली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जो डिजायरेबल जीन है जब आप आइस में रखा, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हीट शॉक दिया, फिर उसके बाद अगेन उसे आइस में रखते हैं, तो वो डिजायरेबल जीन जो है वो उसमें होस्ट में डालने के लायक बन जाता है। ठीक है, फिर उसे आप कैल्शियम स्प्रे करके तो स्पोर क्रिएट हो जाएंगे, तो वहां से आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी होस्ट में। ठीक है, फिर देखिए देयर आर अदर मेथड इन इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू, कुछ और भी जो मेथड है उनका यूज करके आप मतलब आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं होस्ट में। ठीक है, डिजायरेबल जीन को, जिसमें कि सबसे पहला मेथड है कौन सा, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ठीक है, कौन सा, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इन दिस मेथड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। तो ये जो मेथड है इसे आप डायरेक्टली किसी भी एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस कर मतलब क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए by using microneedles or micropeptodes, this is used for oocyte egg and embryo। तो ये जो होता है मतलब एक कौन सा, मतलब एक एज अ माइक्रोनीडल से आप किसी भी मतलब ये जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है इससे आप डिजायरेबल जीन को एंटर करा सकते हैं होस्ट में। तो ये किसके किसके लिए यूजफुल है, तो सबसे पहले oocyte के लिए, फिर एग सेल्स के लिए और एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, तो ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए जेफरे एस चैम्बरलिन ऑफ एसजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट हैव क्योर माइस दैट इनहेरिटेंस न्यूरोमस्कुलर डिसीज विच इज अ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑफ ह्यूमंस। तो जैसे कि आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ह्यूमंस में देखी होगी, तो वो कैसी डिसीज है, न्यूरोमस्कुलर डिसीज है। तो जेफरे एस चैम्बरलिन साइंटिस्ट ने बताया था ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट में, क्या बताया था कि आप इस मतलब इसका जो रेजिस्टेंस आप बनाते हैं किससे बनाते हैं, माइस से बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं, माइस से, जिसमें कि इन्होंने माइस में ये चीजें डिस्कवर की थी कि ये जो न्यूरोमस्कुलर डिसीज है जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, तो वो किसमें इन्होंने डिस्कवर किया था, माइस में। ठीक है, किसमें डिस्कवर किया था, माइस में। ओके, जो कि अब ह्यूमंस में भी हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड मेथड है, पहला कौन सा मेथड हो गया, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, और सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं, तो वो कौन सा है, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। ठीक है, कौन सा है, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। इसमें क्या होता है, सुटेबल फॉर द प्लांट, ये जो मेथड है वो आप किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए। ओके, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA।
इसमें जो जब हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो किसकी हेल्प से, गोल्ड और टंगस्टन की हेल्प से क्या करते हैं, सेल्स में बम्बार्ड कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, बम्बार्ड कराते हैं, जिसके कारण जो डिजायरेबल जीन होता है वो जब आप बम्बार्ड कराते हैं तो क्या होता है, तो वो प्लांट की सेल पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, प्लांट की सेल्स पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड भी बोलते हैं, जिसे हम कौन माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन के कोटेड होता है। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज मेडअप ऑफ वैक्सीन एंजाइम एंड हार्मोन। तो ये जो प्रोसेस हम रिकॉम्बिनेंट की प्रोसेस जो कर रहे हैं, जैसे कि इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं होस्ट में, तो वो इससे हम क्या क्या मतलब क्या क्या बना सकते हैं, तो वैक्सीन बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिसीज की, और एंजाइम बना सकते हैं एंड हार्मोन्स भी बना सकते हैं। ओके, जिसमें कि हमने मतलब पूरे कितने टोटल मेथड है, मतलब कितने स्टेप है, पूरे 6 मेथड है। ठीक है, 6 पूरे स्टेप है, जिसमें कि सबसे पहला कौन सा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सेकंड कौन सा है, कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, थर्ड कौन सा है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ठीक है, पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो फोर्थ देखते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये टोटल 6 स्टेप है जिससे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब इससे आप पूरा फाइनली आप वैक्सीन भी बना सकते हैं, एंजाइम भी बना सकते हैं और हार्मोन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट जो देख लेते हैं, जिसमें कि पहला स्टेप है कौन सा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चूजन विच जेनेटिक मटेरियल आर रिक्वायर्ड। इसमें आपने जो भी मतलब जो जिस भी जीन को आपने लेना है तो उसको क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा अच्छा है, डिसीज फ्री है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखना पड़ता है, उसके बाद आप किसी भी जेनेटिक मटेरियल को चूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा है, कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो डीएनए को आप किस स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ये सेकंड स्टेप है। इसमें देखते हैं कटिंग ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, then take DNA fragments are sequenced from with the help of gel electrophoresis। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि मतलब जितने भी आप रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम सभी सेल्स के लिए डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सभी सेल्स के लिए डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप प्लांट के लिए अगर यूज कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम तो वो अलग होता है, और फंगस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो अलग होता है, और अदर सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी अलग होता है रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। ठीक है, तो वही बताया गया कि हर सभी डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मतलब किसी जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं तो उनको कैसे हम सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन से सेल्स के लिए कौन से रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम यूजफुल है। ठीक है, तो अगर हम बैक्टीरियल सेल्स की बात करें, अगर आपने बैक्टीरियल सेल्स का यूज किया है तो आप जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम क्या होगा, उसमें आप प्लाज्मिड लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल होगा तो उसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, तो उसी प्लाज्मिड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड कट विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम। ठीक है, तो प्लाज्मिड जब हम मतलब जैसे कि बैक्टीरियल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, तो उसे कट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम की। ठीक है, जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है। ठीक है, तो लाइसोजाइम का हेल्प लेते हैं। फिर देखिए डीएनए ऑफ प्लांट सेल के लिए किसके यूज करते हैं, तो सेलुलोज एंजाइम का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, सेलुलोज एंजाइम का। ओके, डीएनए ऑफ फंगस, अगर हमें फंगस सेल्स का डीएनए निकालना है तो उसे क्या करेंगे, काइटिनेज एंजाइम का हेल्प करते हैं, यूज करेंगे। ठीक है, किसकी यूज करेंगे, काइटिनेज एंजाइम का। ओके, तो ये लर्न हो गया। जैसे कि बैक्टीरिया के लिए आप यूज करेंगे तो कौन सा एंजाइम का, लाइसोजाइम का। ठीक है, प्लांट सेल के यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, सेलुलोज एंजाइम का। और अगर फंगस के लिए यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, कौन सा रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम का यूज करेंगे, काइटिनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम का यूज करेंगे, काइटिनेज एंजाइम का। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप में आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब हमने जो विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो फ्रैगमेंट्स आपने कट कर लिए हैं। ठीक है, तो उन फ्रैगमेंट्स का क्या होता है, जैसे हमने उसके बाद क्या किया था, मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ने सेपरेट भी कर लिया था। ठीक है,
फिर देखिए हमने एम्पलीफिकेशन प्रोसेस का यूज करना है, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में हम किसका यूज करते हैं, पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ठीक है। किसका यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ओके। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर इंक्रीज फ्रॉम पीसीआर, तो जो आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स कर लिए थे, क्या विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इसको क्या करेंगे, अब जो मतलब जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स आप कट करते हैं तो कितने होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल से। तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें इंक्रीज, उनकी लेंथ जो होती है उनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हैं, ओके। तो जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं वो पीसीआर की हेल्प से आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन डेवलप बाय कैरी मुलिस। तो जो पीसीआर को साइंटिस्ट, मतलब पीसीआर को जो डिस्कवर किया था वो कौन सा साइंटिस्ट थे, कैरी मुलिस, ठीक है। तो कैरी मुलिस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीसीआर को डिस्कवर किया था, ओके। ये एक मशीन होती है। फिर देखिए मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, तो जो पीसीआर अभी हम की बात कर रहे हैं जिससे आप फ्रैगमेंट्स को की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो उसमें भी 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला मैकेनिज्म में जो पीसीआर का मैकेनिज्म है उसमें 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, डीनेचुरेशन, ठीक है। क्या है, डीनेचुरेशन। ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर जो प्रोसेस होती है कैसी होती है, हाई टेम्परेचर में होती है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, जो भी आपने मतलब किसी भी डीएनए को आप इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो ये जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डबल स्ट्रैंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है। किस में करते हैं, डबल स्ट्रैंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है। फिर सेकंड जो स्टेप है वो कौन सा है, एनिलिंग, ठीक है। क्या है, एनिलिंग। अब देखिए एनिल मीन्स क्या होता है, ज्वाइन, ठीक है। क्या होता है, ज्वाइन, ओके। मतलब एडिंग द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, तो एनिलिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स में जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स में अटैच होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, और अच्छे से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं उन्हें ऐड करने के प्रोसेस किसमें होती है, एनिलिंग स्टेप में, ठीक है। किसमें होती है, एनिलिंग स्टेप में। फिर थर्ड वाला स्टेप कौन सा है, एक्सटेनेशन, ठीक है। क्या है, एक्सटेनेशन, extension, ठीक है। the primers are extended towards each other so that DNA segment increases, तो जब इसमें हम प्राइमर्स पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है, किसका, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का, ठीक है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम का जब आप यूज करते हैं तो क्या होता है, फ्रैगमेंट्स जो होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं लेंथ में, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसमें होती है, एक्सटेनेशन स्टेप में, ठीक है। कौन किसमें होती है, एक्सटेनेशन स्टेप में। अब हम बात करते हैं एम्पलीफाइड, ठीक है। क्या करते हैं, एम्पलीफाइड के बारे में बात करते हैं। तो 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड, तो जब हम इंक्रीज कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे, वो एम्पलीफाई भी करेंगे, ठीक है। कितने टाइम्स, 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, करके पीसीआर मैकेनिज्म का यूज करके, ठीक है। पीसीआर मशीन का यूज करके आप किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट्स को 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पीसीआर का यूज कौन कौन सी जगह कर सकते हैं, ठीक है। तो टीबी, एचआईवी, इट इज अ टाइप ऑफ पैथोजन आइडेंटिफाइड, ठीक है। जो टीबी के पैथोजेंस हो गए, ठीक है, जो डिसीज होती है टीबी और एचआईवी, ठीक है। तो इन सारे पैथोजेंस को जो आइडेंटिफाई करती है वो कौन करता है, पीसीआर, ठीक है। किसकी हेल्प से, आप पीसीआर की हेल्प से इन सारे पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर का यूज होता है, ठीक है। किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। थर्ड पॉइंट कौन सा है, डायग्नोस पैथोजेंस ने प्लांट में होने वाली जो भी डिसीज है उनके पैथोजेंस को भी डायग्नोस करता है कौन, पीसीआर, ठीक है। तो ये सारे यूज हो गए पीसीआर के। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो 6 स्टेप है उसमें से 3 स्टेप को हमने क्लियर कर लिया हुआ है, ठीक है। जिसमें कि हमने 3 स्टेप को कंफर्म कर लिया हुआ, पूरा यूज ऑफ पीसीआर पूरा पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। उसमें से हम जो 4th स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी इसके पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी नहीं रीड करेंगे तो फिर आपको इस कम समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डायग्राम वगैरह है जिससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर तब तक के लिए थैंक यू।